हेलो फ्यूचर सीएमएस, कैसे हैं आप सब? हाउ इज एवरीवन डूइंग? लेट मी नो इन द कमेंट्स में मुझे लिख के बताइए कि आप सब कैसे हैं। एंड ऑल्सो राइट डाउन कि कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशंस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। नो मैटर कि आप जून अटेम्प्ट दे रहे हैं या दिसंबर, लेट मी नो कि कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशंस। ऑल द रियली वेरी 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 बेस्ट टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। वेलकम टू टुडेज रिविजन सेशन। एंड आज के सेशन में हम रिवाइज करने वाले हैं आपके न्यू स्टडी मटेरियल सिलेबस 2022 के हिसाब से पेपर नंबर 17 सीएमए फाइनल ग्रुप 4 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का चैप्टर नंबर 12 विच इज ऑल अबाउट इवैल्यूएशन ऑफ कॉर्पोरेट इमेज। एंड ये चैप्टर को आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये आपके 11th चैप्टर जो इसके जस्ट प्रीवियस चैप्टर था उसी का एक एक्सटेंशन है या फिर उसी के साथ रिलेटेड है, बट इन्होंने 2 या 3 अलग अलग चैप्टर्स में इस चीज को स्प्लिट कर दिया है। ये आपके सेक्शन बी में आता है आपके न्यू स्टडी मटेरियल के। And if I talk about from your exam point of view, then yes, it is one of the important chapters जहाँ से yes questions do come in the exams। प्योरली थ्योरी कॉन्सेप्ट है ये सेक्शन बी के। एंड सबसे पहले हमने चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा था मैनेजमेंट ऑडिट इन डिफरेंट फंक्शंस, जिसके अंदर हमने एनर्जी ऑडिट, इन्वायरमेंटल ऑडिट, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट, पर्सोनल डेवलपमेंट, कॉर्पोरेट इमेज, कॉर्पोरेट कल्चर, इन सब की नीड्स, कौन कौन से चेक पॉइंट्स है, हर चीज हमने पढ़ी थी उस चैप्टर में। अगर आपने वो वाला रिविजन वीडियो नहीं देखा है देन वो ऑलरेडी चैनल पे है, आप जाइए एंड वो वाला रिविजन वीडियो भी जरूर देखिए। देन अब ये इसमें आगे भी कुछ पॉइंट्स कवर्ड हैं इन रिलेशन टू द मैनेजमेंट ऑडिट, इन रिलेशन टू एवरीथिंग दैट मैनेजमेंट ऑडिट हैज टू कंसिडर एंड ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, हर चीज इसके अंदर वही कवर्ड है। तो ये बेसिकली बहुत लंबा, आप समझ सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही वाइड टॉपिक है जिसको छोटे छोटे चैप्टर्स के अंदर ब्रेक डाउन किया हुआ है। एंड जो चैप्टर नंबर आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में है वही चैप्टर नंबर्स के नोट्स मैंने उसी चैप्टर नंबर से डाले हैं। जैसे ये आपके मॉड्यूल का चैप्टर नंबर 12 है विच इज ऑल अबाउट द इवैल्यूएशन ऑफ कॉर्पोरेट इमेज। एंड चैप्टर नंबर 11 था आपका मैनेजमेंट ऑडिट इन डिफरेंट फंक्शंस, जिसके अंदर हमने सारे टाइप्स ऑफ ऑडिट्स वगैरह सब कुछ कवर किया था अपने प्रीवियस रिविजन वीडियो में। वो वाला वीडियो भी जरूर देखिए क्योंकि क्वेश्चंस वहां से भी पुट अप होते हैं। देन हमने एक चैप्टर नंबर 9 किया था रिवाइज थोड़े टाइम पहले, जिसके अंदर मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है एंड एवरीथिंग वाज देयर बेसिक। तो अब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी मुझे जिस जिस चीज की रेलेवेंस लगेगी उतना मैं आपको समझाती रहूंगी, ताकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऐसा ना हो कि ये वाला वीडियो भी आपको समझना है, ऑल्दो इतना रिलेटेड नहीं है, बट येस क्वेश्चंस डू कम फ्रॉम दोज टॉपिक्स एज वेल। सो मेक श्योर दैट इफ यू हैवंट revised those chapters, if you haven't seen those revision videos, then do check those out too। and yes, चलो फटाफट से अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज हम कर रहे हैं आपके न्यू स्टडी मटेरियल का चैप्टर नंबर 12 विच इज ऑल अबाउट इवैल्यूएशन ऑफ कॉर्पोरेट इमेज, जिसको कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि आप इसको अपने चैप्टर नंबर 11 का एक्सटेंशन भी समझ सकते हो। ठीक, सबसे पहली बात, अब इसमें टॉपिक वाइज हम पढ़ते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स दिए हुए हैं। एंड एज यूजुअल डोंट वरी फॉर द नोट्स, व्हाट्सएप मी ऑन द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गेट योर सेल्फ ऑल दीज नोट्स। एंड आपको व्हाट्सएप पे जब आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो एक ग्रुप का लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी एंड यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी वेयर ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू, not only related to this subject but in general all about CMAs, all the information that is relevant for you, every information is provided in that group। and आप अपने फ्रेंड्स को भी बोल सकते हैं कि वो भी वो ग्रुप ज्वाइन कर ले, राइट? चलिए, सबसे पहले इसमें है कॉर्पोरेट इमेज। कॉर्पोरेट इमेज का क्या मतलब होता है? कोई भी हम किसी के लिए कोई इमेज फॉर्म करते हैं तो इमेज फॉर्म करना मतलब कि हमारा क्या परसेप्शन है, हमारी क्या थिंकिंग है उस पर्सन के लिए। तो कॉर्पोरेट इमेज का मतलब है कि हमारी क्या थिंकिंग है, हमारा क्या परसेप्शन है उसके एक्शंस वगैरह से एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक कॉर्पोरेट बॉडी के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारे जो भी परसेप्शन है, जो भी हमारा इमेज है, जो भी उसके एक्शन से हमारे तक जो भी इमेज रिफ्लेक्ट होती है और जो भी परसेप्शन हम फॉर्म करते हैं, दैट इज ऑल अबाउट कॉर्पोरेट इमेज। एंड सबके लिए कॉर्पोरेट इमेज के लिए सबके बेसिस जो है वो बहुत डिफरेंट होते हैं। हो सकता है किसी को कोई चीज़ बहुत ही छोटी लगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंस की ना लगे, बट किसी और के लिए वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है और आपका डिसीजन इमेज फॉर्मिंग का डिफर कर सकता है। प्लस कोई एक सिंगल ही बात ऐसी नहीं होती जिसके बेसिस पे आप अपना इमेज फॉर्म कर लें। यू नीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फैक्टर्स एंड यू कंसिडर ऑल द फैक्टर्स टुगेदर। सारे के सारे फैक्टर्स को आप एक साथ कंसिडर करते हैं तब आप किसी के लिए कोई इमेज फॉर्म करते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो आपने कंसिडर करने होते हैं, आपने देखने होते हैं, एंड देन यू कैन फॉर्म अ करेक्ट इमेज फॉर द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन
की रिफ्लेक्शन है आपके स्टेक होल्डर्स के दिमाग में, आपकी सोसाइटी के दिमाग में। एक अच्छी कॉर्पोरेट इमेज कौन सी होती है? ये एक अच्छी कॉर्पोरेट इमेज जो है ये एक एसेट है, एक जेन्युइन एसेट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिससे कि उसकी गुडविल बढ़ती है और उसकी कंपनी की वैल्यूएशन भी इंक्रीज होती है। ये हमें पता है कि कंपनी की जब भी कोई गुड न्यूज आती है किसी कंपनी की तो उसका शेयर प्राइस जो है वो बढ़ जाता है। तो ये सब क्या है, कोई भी अच्छी वैल्यूएशन है, अगर आपकी इमेज मार्केट में अच्छी है तो उससे आपकी कंपनी की वैल्यू भी लोग ज्यादा लगाएंगे। ठीक। देन एलिमेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट इमेज, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको देख के आप किसी के लिए कोई भी परसेप्शन बना सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर करके आप एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनी इमेज फॉर्म करते हैं, आपके माइंड में कोई भी चीज क्लिक करती है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उस कंपनी की, कि उसकी कंपनी, ऑब्वियसली कोई कंपनी है तो उसके प्रॉफिट्स कैसे हैं, कैसी उसकी नेटवर्थ है, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है उससे भी आपका माइंड मेकअप होता है। परफॉर्मेंस ऑफ ब्रांड्स, जितने भी ब्रांड्स है वो सब कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कैसी है कंपनी की, कितना टेक्नोलॉजिकली एडवांस है। ठीक है। पॉलिसीज टूवर्ड्स एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, यस मोस्ट इंपॉर्टेंट। आजकल तो आप किसी से भी पूछते हो कि क्या कल्चर है, क्या वर्क कल्चर है, क्या पॉलिसीज है एम्प्लॉयज के प्रति, इन सब से भी काफी आपकी इमेज बिल्डिंग होती है। ट्रेंड्स इन मार्केट, मार्केट में किस तरीके के ट्रेंड्स चल रहे हैं उससे भी आप एक परसेप्शन फॉर्म करते हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देन प्रमोटर्स और लीडरशिप, आपकी लीडरशिप कैसी है, कैसे आपके प्रमोटर्स हैं, हर चीज इन जनरल ओवरऑल हर चीज जो है इम्पैक्ट करती है कि आपकी क्या इमेज बनेगी, लोग आपके बारे में कैसा सोचेंगे। यहाँ पे देखो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे एक स्टार लगा है, पढ़ते हैं क्या लिखा है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉर्पोरेट इमेज को डिसाइड करने के लिए। यस ऑफ कोर्स ऑल द फैक्टर्स टुगेदर आर फॉर्मिंग द कॉर्पोरेट इमेज। एक इमेज, एक परसेप्शन फॉर्म कर रही है किसी भी पर्सन के दिमाग में, बट यस उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमेशा ही रहेगा, राइट। कॉर्पोरेट इमेज को वैल्यू करना, उसको इवेल्युएट करना एक बहुत ही क्रिटिकल कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और इसके अंदर आप अलग अलग जितने भी हमने एलिमेंट्स पढ़े कॉर्पोरेट इमेज के, इन सबको इवेल्युएट हमें करना पड़ता है। मार्केट में कैसे ट्रेंड्स है, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, जितने भी उसके ब्रांड्स है वो सारे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, एम्प्लॉयज के प्रति कैसा उनका बिहेवियर है, क्या पॉलिसीज है, प्रमोटर्स कैसे हैं, क्या लीडरशिप है, हर चीज को आप इवेल्युएट करते हैं, इसीलिए ये बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस है। देन वी हैव नेक्स्ट कम्स ऑडिट चेक्स ऑफ डिफरेंट मैनेजरियल फंक्शंस। मैनेजरियल फंक्शंस के अलग अलग ऑडिट चेक्स होते हैं। ये हमें पता है मैनेजमेंट ऑडिट का क्या मतलब है। मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब हम चैप्टर 9 से करते आ रहे हैं। मैनेजमेंट ऑडिट का क्या मीनिंग है? इट मीन्स अप्रेजल ऑफ ऑल द फंक्शंस ऑफ दी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस को आपने अप्रेज करना है, सारे फंक्शंस का क्रिटिकल इवैल्यूएशन है। इट इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड, मच मोर टाइम टेकिंग देन एनी अदर स्टैट्यूटरी ऑडिट, बिकॉज यू नो इन द स्टैट्यूटरी ऑडिट्स कि आपको पर्टिकुलरली इसी चीज का वेरिफिकेशन करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट द कॉस्ट ऑडिट, देन वी नो दैट बीइंग अ कॉस्ट ऑडिटर वी नीड टू इवैल्यूएट, check and give our opinion only on the cost records and the cost statements that are being prepared by the organization। organization में cost records कैसे prepare हो रहे हैं, कैसी cost statements है, उसी पे हमने अपना व्यू देना है, उसी को हमने critically examine करना है। but managerial audit, management audit is all about evaluating all the functions। 11th क्लास में भी जब हमने कॉमर्स ली थी, हमने विद मैथ्स लियो विदाउट मैथ्स लियो, हमारे पास एक सब्जेक्ट था बिजनेस स्टडीज का, उसमें भी हम ये चीज पढ़ते थे कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के कितने सारे फंक्शंस होते हैं। तो वही सारे जितने फंक्शंस हम उस स्टेज से पढ़ते आ रहे हैं, हर फंक्शन को इवेलुएट करना कम्स अंडर मैनेजमेंट ऑडिट। इसीलिए मच मोर कॉम्प्लिकेटेड है और मच मोर डाइवर्स है एज कम्पेयर टू दी स्टैट ऑडिट्स। फंक्शंस क्या क्या है मैनेजमेंट के, सारे फंक्शंस को आपको इवैल्यूएट करना है। तो ऑडिट चेक्स मैनेजरियल फंक्शन के क्या क्या ऑडिट चेक्स हो गए आपके? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, जो भी हम पढ़ते थे सारे के सारे फंक्शंस को आपको इवैल्यूएट करना है कि कैसी प्लानिंग चल रही है। प्लानिंग मीन्स द सीरीज ऑफ स्टेप्स टेकन, प्लान ऑफ एक्शन जो आप बनाते हो कोई भी अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए, तो वो आपने जो प्लान्स बनाए हैं वो अचीवेबल है या नहीं, वो मेजरेबल है या नहीं, क्या वो प्लान्स इन लाइन विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बने हैं या नहीं। ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल गोल कुछ और है बट प्लान्स आपने किसी और डायरेक्शन के ही बना दिए, तो क्या वो सब चीजें लाइन में है या नहीं। प्लानिंग जो है वो प्रैक्टिकली अचीवेबल है या नहीं, ठीक, सबकी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, वो हर चीज को चेक करना इज नोन एज
प्लानिंग फंक्शन को चेक करना मैनेजमेंट के। देन ऑर्गेनाइजिंग में आपने जो भी चीज़ें, आपकी हायरार्की कैसी है, किस तरीके से कौन किसको रिपोर्ट करेगा, आपकी हायरार्किकल लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, कहीं बहुत ही अननेसेसरी लेवल्स भी तो नहीं आपने बीच में बना दिए, कहीं ज़्यादा लेवल्स होने की वजह से डिसीजन मेकिंग तो नहीं डिले हो जाएगी, कि आपको कभी कभी प्रॉम्प्टली डिसीजन लेने होते हैं इन द सिचुएशंस ऑफ अर्जेंसी, बट आपकी हायरार्की ही इतनी बड़ी है कि कहीं आपको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। देन आपका रिक्रूटमेंट में, स्टाफिंग में आपका वही सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, किस बेसिस पे आप किसी को सिलेक्ट करते हो, आपका एम्प्लॉय रिटेंशन रेट क्या है, वो सब, आपकी एम्प्लॉयज की पॉलिसीज कैसी है, क्या ट्रेनिंग देते हो आप उन्हें, उनकी डेवलपमेंट के लिए क्या करते हो, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर दैट मैटर। तो हर चीज को क्रिटिकली इवेलुएट करते हैं, हर फंक्शन को। तो यही सब हम करते हैं मैनेजमेंट ऑडिट में। मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस को करते हैं हम चेक। सबसे पहले हमारे पास है, देखो, प्लानिंग। प्लानिंग के बारे में क्या बताया गया है, इसके अंदर आप अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हो और वही सीरीज ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन डिटरमाइन करते हो, सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं इसके अंदर। मैनेजमेंट ऑडिट में कौन कौन से एरियाज कवर होते हैं, वही सब जो मैंने अभी आपको बताया कि आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को पूरा एक बार चेक करते हो, मैनेजमेंट की ऑपरेशंस चेक करते हो, मैनेजमेंट कितना इफेक्टिव है वो चेक करते हो, सारी की सारी एक्टिविटीज जितनी भी है वो सब चेक करते हो, एग्जामिन करते हो इंडिपेंडेंट बेसिस पे बाय एक्सपर्ट। यस, ऑडिट कोई भी हो, ऑडिट का मतलब ही होता है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। उसके आगे मैनेजमेंट लगा दिया तो वो मैनेजमेंट की सारे फंक्शंस का ऑडिट हो गया। कॉस्ट लगा दिया अगर उसके आगे तो वो कॉस्ट रिकॉर्ड्स का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन हो गया। तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन तो हर चीज रहेगी ही, बिकॉज इन दी एंड है तो ये ऑडिट ही। ठीक, तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है, एक्सपर्ट्स करते हैं हर फंक्शन को। मैनेजमेंट बोर्ड जो है, जितने भी मैनेजमेंट बोर्ड के फंक्शंस हैं उन सब फंक्शंस को आप इवेलुएट करते हो, एग्जामिन करते हो। गोल्स, प्लान्स, पॉलिसीज क्या क्या है मैनेजमेंट की वो सब आप चेक करते हो। अर्निंग कैपेसिटी क्या है मैनेजमेंट की वो देखते हो। और कोई भी प्रॉब्लम मैनेजमेंट कितने एफिशिएंटली और कितने इफेक्टिवली कर सकता है हैंडल इन द नियर फ्यूचर, वो भी आप असेस करते हो कि मैनेजमेंट की क्या कैपेबिलिटी है। ठीक है। देन हमारे पास आता है मैनेजमेंट ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स। ये आपके देखो खूब सारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, इसमें से एटलीस्ट आप कोई भी 6 तो लर्न कर ही लेना, बिकॉज आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस आ सकते हैं कि मैनेजमेंट ऑडिट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो कोई भी 6 आप लर्न कर लेना। वैसे तो ये इतने कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आगे जब आप इन्हें पढ़ोगे तो मैक्सिमम आपको रिटेन रहेंगे, बट एग्जाम टाइम पे हमें लगता है कि हमें बस लर्न करना है फटाफट। तो उसके लिए यू कैन लर्न एनी 6 सो दैट वो चीज आपके दिमाग में है एंड पेपर आपका पूरा विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट 3 आवर्स उसमें कंप्लीट हो जाए। ठीक, आप आइडेंटिफाई करते हो कि किस लेवल तक मैनेजमेंट अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहा है। जो भी बैरियर्स हैं वो सारे के सारे बैरियर्स, कोई भी काम आप अचीव करने लगे हो उस अचीवमेंट के रुकावटें जितनी भी हैं, तो जितने भी बैरियर्स हैं वो सारे आइडेंटिफाई होते हैं। अप्रोप्रिएट कंट्रोल मैकेनिज्म आप लगा रहे हो, मैनेजमेंट को हेल्प कर रहे हो कि वो इफेक्टिवली अपने सारे के सारे ऑपरेशंस, अपने सारे के सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर पाए। क्योंकि जब आप क्रिटिकली एग्जामिन कर रहे हो तो आप जितने भी शॉर्टकमिंग्स हैं, जितने भी शॉर्टफॉल्स हैं, बैरियर्स हैं, सबके सब आप आइडेंटिफाई करोगे एंड यस आप अपने सजेशंस भी उनको दोगे कि चीज को ऐसे नहीं ऐसे आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो एक स्मूथ फंक्शनिंग भी आप मैनेजमेंट को प्रोवाइड करते हो। मैनेजमेंट को सजेस्ट करते हो वेज कि किस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हो, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो उसकी तरफ गाइड करते हो, ऑपरेशंस इंप्रूव हो, ऑपरेशनल एक्सीलेंसी आपको मिले, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी मैक्सिमाइज हो, मैनेजमेंट को अपने ड्यूटीज इफेक्टिवली डिस्चार्ज कर दे मैनेजमेंट। ठीक, देन इनोवेटिव आइडियाज देते हो जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस बढ़े। तो आप देख रहे हो कहीं ना कहीं एक ही बात है बट उसको अलग अलग पॉइंट्स में लिखा हुआ है किस तरीके से, कि पहले मैनेजमेंट की एफिशिएंसी बढ़े, फिर मैनेजमेंट को वेज सजेस्ट करो, मैनेजमेंट फुल कैपेसिटी पे परफॉर्म करे, मैनेजमेंट के फंक्शन सारे के सारे अच्छे से परफॉर्म हो, मैनेजमेंट शॉर्टकमिंग्स वगैरह आप उनको आइडेंटिफाई करके दो, उनके ओवरऑल प्लान्स आइडेंटिफाई करो, उनकी हर चीज को पहले इवेलुएट करो। तो वही सब जो सीरीज ऑफ स्टेप्स हम लेते हैं उन्हीं सब चीज, वही सब चीजें हैं इसकी ऑब्जेक्टिव्स। ठीक, कोई भी डेविएशंस आ रहे हैं, कोई भी डिफरेंसेस आ रहे हैं जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया था उससे, वो आइडेंटिफाई करने और मैनेजमेंट को हेल्प करना है कम्युनिकेशन में। कोई भी पॉलिसीज वगैरह हैं उन सबको कम्युनिकेट करने में भी मैनेजमेंट को हेल्प करना है। ठीक, देन वी हैव मैनेजमेंट ऑडिट की नीड और उसका इम्पोर्टेंस।
क्या नीड है मैनेजमेंट ऑडिट की, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, एफिशिएंट होने में आपको हेल्प करता है, शॉर्टकमिंग्स आइडेंटिफाई करने में आपको हेल्प करता है, आपको आपके सारे डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज इफेक्टिवली एफिशिएंटली हो उसमें हेल्प करता है, आपको गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है, आपको देखो स्वॉट एनालिसिस में हेल्प करता है। स्वॉट एनालिसिस आप पढ़ते थे ना, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, देन अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, वो सारे के सारे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आपका कितना इफेक्टिव है वो देखने में हेल्प करता है। एक अच्छी गवर्नेंस प्रैक्टिसेस में आपको इंश्योर करता है। परफॉर्मेंस पूरी टीम की बड़े उसमें हेल्प करता है। ठीक, ये तो हो गई आपकी नीड क्या है। देन इम्पोर्टेंस क्या है, मोर और लेस सेम ही बात है। पढ़ते हैं मैनेजमेंट ऑडिट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पॉलिसीज और ऑब्जेक्टिव्स जो है वो सेट करता है एज कम्पेयर्ड टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट, चेंजिंग टेक्नोलॉजी। हर चीज़ जो भी चेंज हो रही है, अपने इतना डायनामिक इन्वायरमेंट है, हर चीज़ को कंसिडर करते हुए ऑब्जेक्टिव सेट करने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट को हेल्प करता है कि अपना जितना भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल के डिसिप्लिन है उन सबको चेंज करे, ठीक है, उनको इम्प्रूव करे। मैनेजमेंट को हेल्प करता है अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने में। वही सब बातें बेसिकली, बट हमें उस चीज को प्रेजेंट करना आना चाहिए कि हमसे कोई भी चीज पूछी जा सकती है, नीड, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, मोर और लेस आपको चीज एक ही लिखनी है, बट उसको लिखने का तरीका बदल जाता है जब आपसे कुछ पूछा जाता है। तो ये चीज आपने हमेशा ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंस हो गई या उसकी नीड हो गई, चीज वही है, बट किस तरीके से आपको लिखनी है, इट इज नेसेसरी, इट इज हेल्पफुल, इट हेल्प्स, इस तरीके से आपने पॉइंट्स बना बना के लिखने हैं। ठीक, वही यू हैव टू कीप इन माइंड एनी 6 या 7 ओवरऑल, एंड उसी को घुमा के आप एज ऑब्जेक्टिव्स, एज स्कोप, एज नीड्स सब कुछ लिख सकते हो। ठीक है, किस बिजनेस डेफिनेशन के लिए ऑब्जेक्टिव्स वगैरह जो है ये फ्रेम करते हैं। ठीक, देन ये कुछ आते हैं क्वेश्चंस जो कि मैनेजमेंट ऑडिटर्स रेज कर सकते हैं फ्रॉम दी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट से किसी से भी मैनेजमेंट ऑडिटर्स जो है ये क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं व्हाइल कंडक्टिंग द ऑडिट। एंड ये आपको बेसिकली सिर्फ रीड करने हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा बाय हार्ट लर्न नहीं होनी चाहिए। आप रीड कर लो कि अगर एग्जाम में आ जाए तो यस, ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल भी फ्रेम ना कर पाओ। तो आप एक बार रीड जरूर करेंगे, गो थ्रू जरूर करेंगे। मैंने इसीलिए नोट्स में ये रखे हैं कि इन केस कभी इस तरीके से भी कोई क्वेश्चन पुटअप होगा तो आप क्वेश्चन का आंसर कर सके। बिकॉज अगर कभी क्वेश्चन पुटअप हो जाता है और आपके बैक ऑफ द माइंड थोड़ा बहुत भी आपको पता होता है कि हाँ मैंने ये यहाँ पे ऐसे पढ़ा था, इफ यू आर नॉट learning it very well, still you can recap कि ये था, ओके यस, एंड यू कैन फ्रेम योर आंसर्स। इसीलिए ये एक बार रीड करके जरूर जाएंगे कि किस तरीके के, और ये बहुत ही जनरल क्वेश्चंस हैं। मैनेजमेंट ऑडिटर किसी भी अपने ऑडिट प्रोसेस के चलते हुए अपने मैनेजमेंट से किसी से भी किस तरीके के क्वेश्चंस कर सकता है, बहुत ही जनरल क्वेश्चंस है। आप कहीं भी आप ये सोचो कि आप खुद ऑडिटर हो, यू मेक योर सेल्फ द ऑडिटर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड थिंक कि जब आप क्रिटिकली एग्जामिन करने जाओगे हर प्रोसेस को तो कौन कौन से क्वेश्चंस है जो आपके दिमाग में आएंगे, एंड वही सारे क्वेश्चंस एक मैनेजमेंट ऑडिटर के दिमाग में आएंगे एंड वैसे ही वो रिस्पॉन्ड करते हुए लिखेंगे। ठीक, जैसे वेदर क्वेश्चंस हैं तो वेदर से स्टार्ट है, इससे स्टार्ट है कि आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो कि क्या एंटिटी का कोई विजन की स्टेटमेंट जो है वो उसके कॉर्पोरेट गोल से, जो भी वो वही वाली बात है कि जो प्लान्स आप बना रहे हो क्या वो प्लान्स आपके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है, ओवरऑल आपका जो गोल है क्या उससे अलाइंड है या नहीं, स्मार्ट गोल्स बने हैं या नहीं। स्मार्ट की भी देखो फुल फॉर्म है क्या है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम फ्रेम। क्या गोल्स जो है वो आपके स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, टाइम लिमिट में अचीव हो जाएंगे, रेलिवेंट है, और आपके मेजरेबल है या नहीं है। ठीक है, कंपनी की जो भी स्ट्रैटेजीज हैं टारगेट मार्केट को एक्विजिशंस के लिए जो भी है, क्या वो सब ठीक से वर्क कर रही हैं या नहीं, और क्या आउटकम्स जो हैं वो करेक्टिव एक्शंस के साथ कंपेरेबल है या नहीं, कोई भी रिक्वायर्ड है तो। ठीक है, देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, जब आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को इवेलुएट करते हो तो आप किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या एक एडिक्वेट स्ट्रक्चर है। सबसे पहली बात तो यही कि क्या एक एडिक्वेट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है भी या नहीं है। यही वही बात जो मैंने आपको कही थी कि क्या जो हेराल्कल स्ट्रक्चर है वो स्मूथ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को सपोर्ट कर भी रहा है या नहीं, क्योंकि अगर नहीं कर रहा है तो उससे क्या होगा, आपके डिसीजन मेकिंग जो है वो डिले हो जाएगी। तो जो भी आपका स्ट्रक्चर है क्या वो एक स्मूथ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस
को सपोर्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है। अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन है या नहीं है, प्रॉपर क्लैरिटी हो हर चीज़ की, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन आप ठीक से देते हो या नहीं, जो भी जॉब होल्ड कर रहे हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन आपको पता है आजकल तो वही इंटरव्यू के टाइम पे ही, इंटरव्यू से पहले आपको दे देते हैं कि हाँ भाई, इस प्रोफाइल के लिए हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोग चाह रहे हैं कि आपको ये पता हो कि क्या बेसिकली आपकी प्रोफाइल है, क्या आपने काम करना है, ठीक। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किस तरीके से है आपकी, क्या सब ठीक से सबको पता है अपने बारे में, क्या एम्प्लॉयज को अपने सारे के सारे ड्यूटीज का, हर चीज का पता है। तो वही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जो है बातें आती हैं। देन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की बात करते हैं। अब फाइनेंस के लिए कुछ सोच रहे हो, फाइनेंस के रिस्पेक्ट में अगर आप इवैल्यूएशन कर रहे हो तो किस तरीके की इवैल्यूएशन करोगे फाइनेंस के रिस्पेक्ट में, कि क्या आपके प्रॉफिट्स ठीक हैं या नहीं, आपने कितना लोन ले रखा है, क्या जो भी आपके अकाउंट्स जो हैं वो ठीक नंबर्स में बन रहे हैं या नहीं बन रहे, जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो, अप्रूव कर रहे हो, क्या वो सब अथॉरिटी जो है वो पासवर्ड ड्रिवन है, कि आप सारी की सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का अकाउंट लो, ठीक है। अप्रोप्रिएट रिव्यू मैकेनिज्म आपके पास है या नहीं है, हर चीज जो है अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म है या नहीं, हर चीज जो है वो इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है टैक्सेस से रिलेटेड। जब हम टैक्सेस से रिलेटेड कर रहे हैं कुछ भी चीज का इवैल्यूएशन, तो हम क्या देखेंगे कि टैक्स कैलेंडर जो भी है, रिटर्न डेट्स वगैरह क्या है आपकी, आप सारे के सारे जितने भी इंडियन रेगुलेशंस है उसके आप कंप्लायंसेस को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्या जो डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज हैं उनको अच्छे से हर कंप्लायंस के बारे में पता है या नहीं, जो आपके टैक्सेशन डिपार्टमेंट है उसको सब कुछ पता है या नहीं पता है। देन जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है आपकी, वो आप अपने रिटर्न जितना भी स्टेटस है उसके साथ अपडेटेड है या नहीं, वो हर चीज़ आप उसमें करोगे। बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही मतलब इन जनरल सी बातें जो इसमें लिखी हुई है, जो कि आपको इन जनरल फॉलो करनी है, या फिर जो भी चीज़ें आपने चेक करनी है, ऑडिट क्या है, चेक ही तो करना है हर चीज़ को, तो इन जनरल जो भी चेक मार्क्स आप बनाओगे वो सारे के सारे इसमें है। सेम गोज फॉर बजटिंग, की हर चीज़ के प्रॉपर बजट्स मेंटेन है या नहीं है, किस तरीके के बजट्स आप मेंटेन कर रहे हो, क्या वो अचीवेबल है या नहीं, क्या आपके रिजल्ट्स उसके साथ कंपेरेबल है या नहीं, ठीक। और आप मॉनिटर कैसे करते हो चीज़ों को, वो सब उसमें आ जाएगा। देन कैश मैनेजमेंट में क्या आएगा, ट्रेजरी डिपार्टमेंट आपका कैसा है, किस तरीके से आप अपने कैश को मैनेज कर रहे हो, आप बैंक में कितना रख रहे हो, कैश इन हैंड कितना है आपके पास, जितने भी आपके ये देखो कलेक्शंस है वो सब इमीडिएटली होते हैं, और जितने भी एक्सेप्शंस है वो सब आप रिपोर्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। देन सेम प्राइसिंग एंड कॉस्ट सेविंग, इसके अंदर भी यही है कि क्या आपकी प्राइसिंग है, कैसे आपके सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपका कैसा है, प्राइस आप क्या रख रहे हो, उसमें आपका कितना प्रॉफिट निकल रहा है, कितना आप सेव कर पा रहे हो, क्या कितना आपका मार्केट साइज है, कितने लोगों को आप उसमें आप कर रहे हो केटर, आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसा है, हर चीज़ उसमें आएगी। परचेजिंग से रिलेटेड वो है कि परचेज डिसीजन कितना इफेक्टिवली, कितना एफिशिएंटली लिया जाता है, कितने कोटेशंस हैं, आप किस तरीके से अपने परचेज को फाइनलाइज करते हो, देन आपका वेंडर रेट क्या है, किस तरीके से आप डिसाइड करते हो। देन नेक्स्ट है आपके पास मार्केटिंग, आपके पास एक सेपरेट मार्केटिंग डिपार्टमेंट है या नहीं, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को अपने सारे काम आते हैं नहीं, कितना इफेक्टिवली आप कर रहे हो, टेक्नोलॉजिकली आप कितना वेल वर्स हो, कौन कौन सी न्यू वेज को आप ले रहे हो मार्केटिंग में या नहीं, टोटल आपका मार्केटिंग से स्पेंड कितना हो रहा है और उससे आपको बेनिफिट कितना मिल रहा है, हर वो चीज़ मार्केटिंग में आएगी। देन रिस्क एंड इंश्योरेंस, इसके अंदर वो ये कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन वगैरह आप ठीक से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कोई भी आपके रिस्क है रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड कुछ भी है, वो आप ढंग से इवेलुएट कर रहे हो या नहीं, उसको मिटिगेट करने के लिए क्या स्टेप्स आप ले रहे हो, किस तरीके से आप उसके लिए वर्क आगे करना चाहते हो या नहीं। देन आपके पास आता है इवेलुएशन ऑफ परचेज मैनेजमेंट। इसमें परचेज मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, ये सब बहुत ही बेसिक है एंड जस्ट फॉर योर रीडिंग पर्पस है, ठीक है, कि क्वेश्चंस इफ पुटअप हो जाए तो आपको आता हो। तो अगर मैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये सब चीज़ें बस आपने रीड करनी, जो आपने वो लर्न करने थे स्टार्टिंग में वो सब तो मैंने आपको बता दिया, बाकी ये पूरा चैप्टर आपने जब ये पीछे का है इनिशियली जो था वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या लर्न करना है, और ये सब चीज़ें बस आपने एक बार थॉरो रीडिंग लगा के चले जाना है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, थोड़ी सी बात करते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव परचेज मैनेजमेंट का क्या है कि आप रॉ मटेरियल्स को प्रिक्योर करो, पैकिंग मटेरियल वगैरह जो भी आपको रिक्वायर्ड मटेरियल है सबका सब आप सही टाइम पे सही प्राइस पे खरीद लो।
परचेज मैनेजमेंट का यही आपका मेन फंक्शन है। तो इसमें आप क्वेश्चनेयर आप परचेज मैनेजमेंट के लिए अलग से प्रिपेयर कर सकते हो, काफ़ी सारे क्वेश्चंस कि किस तरीके से आप परचेज करोगे, क्या वेंडर्स का रेट है, किस क्वांटिटी में आपको चाहिए, कौन सा वेंडर कहाँ से कितने का दे रहा है, बेस्ट अवेलेबल रेट क्या है आपका, ठीक है, वेंडर की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह सब कुछ, एग्जिस्टिंग वेंडर्स कौन है आपके, आप कहाँ से ले रहे हो, क्या कोटेशन आपकी फाइनल हुई, हर चीज परचेज से रिलेटेड कि सही प्राइस पे सही माल आपको सही समय पे मिल जाए, उसका ही है पूरा क्वेश्चंस जितने भी हैं परचेज मैनेजमेंट के। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं पर्सोनल मैनेजमेंट। ये हमने कल भी पढ़ा था। पर्सोनल डेवलपमेंट क्या होती है? बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज दैट आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो होता है उसका पर्सोनल डेवलपमेंट। और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आपके एम्प्लॉयज ही वेल एजुकेटेड होंगे, वेल वर्स विद ऑल द न्यू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होंगे, एंड जब उनके अंदर डेवलपमेंट होती रहेगी तभी वो अपनी इनोवेशन से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी दे कैन मेक वंडर्स। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रॉपर ट्रेनिंग हो, उनके भी एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस हो, उनके भी ट्रेनिंग्स हो डेवलपमेंट की। तो अगर वो अपनी ग्रोथ करते रहेंगे तभी आगे ऑर्गेनाइजेशन में वो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो इसके लिए भी आप अलग अलग क्वेश्चंस क्या क्या पूछ सकते हो कि क्या जो आपका एचआर डिपार्टमेंट है वो कैसा है, आपके एचआर डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, कितने उसमें से क्वालिफाइड है, वो किस तरीके की ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, क्या आप हर इंडिविजुअल के साथ एचआर टीम जो है वो टच में है या नहीं, क्या फीडबैक्स आप कैसे लेते हो, उनको रिजॉल्व कैसे करते हो, किस तरीके से आपका प्रॉपर डेवलपमेंट मैकेनिज्म चलता है, ठीक है, अटेंडेंस वगैरह सब कैसे ले रहे हो आप, जितना भी सब बेसिकली एचआर का काम है वो सब आपका पर्सनल डेवलपमेंट में आ जाएगा कि आपने वही सब चीजें जो है चेक करनी है कि क्या हर काम एचआर डिपार्टमेंट से ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा, कांस्टेंट डेवलपमेंट हो रही है या नहीं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह उनके लिए रखते हैं या नहीं, उनके कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैसा है, क्या हर एचआर जो है वो टच में है या नहीं, मॉनिटरिंग की डेट वाइज शीट्स जो मेंटेन होती है वो प्रॉपर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में होती है या नहीं होती है, ठीक है। देन आपका टोटल सीटीसी वगैरह कितना है, किस तरीके से आप अपने सीटीसी को बैलेंस करते हो, हर चीज इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है इवैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट को इवैल्यूएट करते हैं हम। वो ये है कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट का यही मतलब है कि जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या वो हमारी डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट हमारा लग रहा है या नहीं लग रहा, हमारी उस चीज की कितनी डिमांड है, क्वालिटी कंसर्न्स क्या क्या आ सकते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, एंड आप उन क्वालिटी कंसर्न्स को किस तरीके से मैनेज करते हो, वो सब चीजें आपकी आ जाएंगी प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। देन हमारे पास है ये एक दो छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। ईएसजी ऑडिट, ये थोड़ा सा न्यू है, सेबी ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से ये एप्लीकेबल है टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज लाके। ये ईएसजी क्या है? इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस ऑडिट, जिसके अंदर की ये मैंडेट करते हैं कि अपनी रिपोर्ट में आप इन्वायरमेंट के लिए क्या कर रहे हो, आप गवर्नेंस के लिए क्या कर रहे हो, ओवरऑल लॉज एंड एथिक्स वगैरह सब चीज को फॉलो करने के लिए, इन्वायरमेंट के लिए क्या कर रहे हो, सोशली आप क्या कर रहे हो, कितने एक्टिव हो, हर चीज जो है आपको उसमें मेंशन करनी है। देखिए एक बार थोड़ा सा ये पढ़ते हैं क्या लिखा है। वही सेम बात है, इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है नया इन्वायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है ये टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज के लिए बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। सेबी ने स्टिपुलेट किया है कि डिस्क्लोजर जो है वो होना चाहिए एक न्यू फॉर्मेट में, ठीक है। ये एमसीक्यू के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके की कब से एप्लीकेबल है और किस तरीके का आपका ये फॉर्मेट है, क्या है उसमें आप पढ़ो। जस्ट अ सेकेंड, देखो इसको क्या बोलते हैं, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, देखो ये आप याद रख सकते हो, BRSR। ये न्यू रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, ये मैंडेटरी है फाइनेंशियल ईयर, ये वही मैंने आपको अभी बताया 22-23 से। अपनी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स कंपनी प्रिपेयर करेगी जिसमें डिस्क्लोज करेगी कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस पैरामीटर्स। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स अंडर न्यू ईएसडी पॉलिसी, अब नए ईएसडी पॉलिसी में कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स भी हैं, एक बार वो देखते हैं। सेबी ने 10 मई 2021 को इशू किया था सर्कुलर, जिसमें बोला है ये BRSR जो है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, ये आपकी एग्जिस्टिंग जो अभी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग है BRR उसको रिप्लेस कर देगी। तो एग्जिस्टिंग क्या है? BRR बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग। और सेबी ने सर्कुलर इशू किया 10 मई 2021 से कि कब से एप्लीकेबल है ये? फाइनेंशियल ईयर 22-23 से। क्या लगेगा आपका? BRSR विच इज बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, ठीक।
ये न्यूअर कॉन्सेप्ट है तो यहाँ से एमसीक्यूज वगैरह पुटअप हो सकते हैं, क्योंकि जैसे कि अभी अभी एप्लीकेबल हुआ है, तो वो सब आप एक बार देख लीजिए। देन ये यहाँ पे मैंने जनरली बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में क्या क्या चीज़ें होंगी वो सब चीज़ें दी गई है, जैसे कि आपकी एनर्जी यूसेज क्या है, कितना एनर्जी आप यूज़ कर रहे हो, एनर्जी हो, वाटर हो, जितनी भी चीज़ें क्या क्या यूज़ कर रहे हो, एयर पोल्यूटेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन से कौन कौन से हैं, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कैसे है, कितना वेस्ट जनरेट कर रहे हो और वेस्ट को मैनेज करने की आपकी क्या प्रैक्टिसेस हैं, बायोडाइवर्सिटी पे आपका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, देन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसा है आपका, जनरल इन्फॉर्मेशन भी बताओगे कि आपके मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसा है, क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन के सस्टेनेबिलिटी से और हर चीज़ से रिलेटेड आपके नॉर्म्स हैं। देन वही सब चीज़ें, सोशल इम्पैक्ट कैसा है आपका, टर्नओवर रेट क्या है, गवर्नेंस किस तरीके से आप कर रहे हो, आप सबकी जो भी पॉलिसीज है, गाइडलाइंस है, वो फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक। देन ये एक और टॉपिक है दैट हाउ बिग कंपनीज आर अडॉप्टिंग टू ईएसजी पिवट इन इंडिया। इंडिया में किस तरीके से बिग ऑर्गेनाइजेशंस ये ईएसजी ऑडिट को और ये ईएसजी जो रिपोर्टिंग है इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये अपने रिपोर्ट्स में वो सब चीज़ें जो हैं लिखते जा रहे हैं, और ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ों को अपने KRA की रिजल्ट एरियाज का ही पार्ट मान रहे हैं। जैसे ये दो ऑर्गेनाइजेशंस का एग्जाम्पल दिया है, यही सेम एग्जाम्पल आपके मॉड्यूल में था। वेदांता के बारे में क्या दिया है कि वो अपने ESG को हर ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंकलकेट कर रहा है और अपनी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में इंकलकेट कर रहा है। मतलब कि कोई भी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कर रहे हो आप, कोई भी डिसीजन ले रहे हो, उसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर, सोशल फैक्टर और गवर्नेंस फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए उसको इंक्लूड करते हुए ले रहे हो। टाटा ने क्या क्लेम किया है, टाटा ने क्लेम किया है कि सस्टेनेबिलिटी जो है वो तो उसके टॉप 4 ऑब्जेक्टिव्स में से है। ठीक है, तो इसीलिए उसने ग्रीन हाउस गैस इमिशन वगैरह के लिए भी एक रोड मैप वगैरह तैयार करके दिया है, जिससे कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाए। एंड यस, विद दैट दिस चैप्टर कम्स टू एन एंड। हमने पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज किया, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बोली है लर्न करने के लिए वो चीज़ें लर्न करें, एंड जहाँ जहाँ पे मैंने आपको बोला है कि वो सब चीज़ें आप बस रीड करके थॉरो रीडिंग करके छोड़ सकते हैं, तो वहाँ पे बस उसी को छोड़ दे रीड करके। अगर आपको थ्योरी को रिटेन करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये रिविजन लेक्चर्स आप बार बार देख सकते हैं। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि शॉर्ट क्रिस्प टाइम पीरियड के अंदर कोई आपको ऑलरेडी हिंदी में हर चीज़ एक्सप्लेन करके दे रहा है, जिसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं आपको ये भी पता चल रहा है, एग्जाम में किस तरीके से पूछा जा सकता है ये भी पता चल रहा है। तो एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आप मैक्सिमम कवरेज कर सकते हैं, जिससे कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ योर टाइम हो। कि कहाँ तो एक चैप्टर को अगर आप खुद से पढ़ने बैठे तो उसी में आपको लग गए 2-2.5 घंटे, जबकि उसकी वर्थ इतनी शायद ना हो, या फिर 2-2.5 घंटे लगाने के बाद भी भली वो वर्थ इट हो, बट स्टिल वो 2-2.5 घंटे लगाने के बाद आपको कुछ भी याद ना रहे, तो आप वीडियो को बार बार जरूर देख सकते हैं। ये भी एक तरीका है कि सुन सुन के आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ याद रह ही जाएगा। जब मैं बार बार बोलती हूँ फोकस ऑन कीवर्ड्स कीवर्ड्स कीवर्ड्स, तो क्या पता ज्यादा बार सुनने से कुछ कीवर्ड्स आपके दिमाग में बैठ ही जाए। एंड यस, विद दिस सेशन कम्स टू एन एंड। आई होप दैट यू enjoyed and found the video very helpful. इफ यू डिड देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के बहुत सारे रिविजन वीडियोस आने वाले हैं चैनल पे, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड अलग अलग लेवल्स के भी आने वाले हैं। आई एम प्लानिंग फॉर इंटरमीडिएट लेवल एज वेल, and many more things are coming on your way which you cannot even probably imagine right now. So make sure that you are subscribed here, and अपने friends के साथ भी ज़रूर share करें। and notes के लिए once again I'm telling, feel free to WhatsApp me on the number given in the description box. Description box में जो number है उस पर WhatsApp करने के लिए बिल्कुल भी hesitate मत रहिए। Thank you so much everyone for watching the video. All the really very best to all of you, and I'm just a message away for your help. Bye bye.